नमस्कार दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं पार्ट 3 ऑफ यूपीपीसीएस 2024। और आज ये एग्ज़ाम हुआ है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं और ये सवाल है, देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। और हमारे यहाँ पे सेल्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बायोलॉजी के अंदर, उससे रिलेटेड ये सवाल किया गया है। तो ये पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे ताकि हमसे आंसर जो है वो गलत ना हो जाए। तो पूछा गया भैया नॉट ट्रू, तो आप काफी सतर्क रहना होता है इस समय इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। पहली चीज ही आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अब ये पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यूक्लियस ऑफ द सेल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। भैया यही तो गलत है। न्यूक्लियस के अंदर आपके यहाँ पे जेनेटिक जानकारी होती है, ठीक। तो आपके यहाँ पे जो डीएनए मटेरियल होता है, जो जेनेटिक जानकारी रखता है, वो आपके यहाँ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। तो पहले ही यहाँ पे ऑप्शन में एक तरीके से जैकपॉट आपके हाथ में लगा है, हमें सही आंसर मिल गया यहाँ पे। क्रोमोसोम्स, बिल्कुल उसमें भी डीएनए और यहाँ पे प्रोटीन होते हैं। और फंक्शनल यूनिट्स की बात करें तो हम इनको जीन्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेंस, बिल्कुल ये सारी पॉइंट्स बिल्कुल सेम है यहाँ पे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 102nd क्वेश्चन के ऊपर। और यहाँ पे असर्शन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे नीचे पूछा है, सेकंड में डाला है कि भैया ये एक तरीके से रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, और एसिड रेन बनाते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यहाँ पे बनता है। तो रीजन की बात करें यहाँ पे, तो ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एयर इज पोल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल एकदम, वो प्रेजेंट है। अच्छा, ये सब रिलीज कैसे हो रहा है? मान लो हमारे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट है, वहां से रिलीज हो रहा है। आपके यहाँ पे जो आप व्हीकल्स चला रहे हैं उनसे ये सब कुछ रिलीज हो रहा है और सब एटमॉस्फेयर में जा रहा है। रेन के अंदर ये डिसॉल्व हो जाते हैं और उस वजह से ये एसिड रेन बनाते हैं। बिल्कुल ये सही, एक तरीके से हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। और फ्रॉम दिस एंगल आपका एक्सप्लेनेशन इधर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट्स जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे चलेंगे। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली इनपुट डिवाइसेस। इनपुट इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, डेटा अंदर जाएगा। क्लियर? माउस से हम क्लिक करते हैं तो इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से हम देते हैं तो इनपुट देते हैं। प्रोजेक्टर तो कंप्यूटर से प्रोसेस है कि चीजों को बाहर दिखाता है, तो ये आउट वाला है। अच्छा, माउस इनपुट, कीबोर्ड इनपुट। प्रिंटर आउट वाला है, आपको बाहर मिलेगा उसका हिसाब। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, स्कैनर से भी तो फिर इंफॉर्मेशन अंदर जाती है, तो ये भी इनपुट वाला है। तो इस हिसाब से सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तीनों के तीनों जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। सो आगे बढ़ेंगे, यहां पे 104th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड। तो एंशिएंट टाइम पे ट्रेड कैसे हुआ करता था, उससे रिलेटेड ये सवाल है। पहला सवाल, पहली स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि देयर आर रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। बिल्कुल, काफी रिवर पोर्ट थे, आप देख सकते हैं, पाटलिपुत्रा, उज्जैन, तक्षशिला, वहां पे काफी जो है ट्रेड एक्टिविटी हुआ करती थी और ये रिवराइन पोर्ट्स ही हुआ करते थे। अब आगे देखिए, ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर वर लार्ज एंट्रेपोर्ट ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक। बिल्कुल, उन्हीं यूनिट्स के अराउंड वहां पे ट्रेड हुआ करता था। तो यहां पे ये एंट्रेपोर्ट्स और ट्रेड सेंटर्स आप बोल सकते हो, वहीं के अराउंड वो बड़े ट्रेड सेंटर भी डेवलप होते थे। और ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। अगर मैं थोड़ा डिटेल में जाऊं तो अरिकामेडू, बहरामपुर, ये दो ऐसे हमारे यहां पे ट्रेड सेंटर मिलते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हो जाती हैं। एंड कंसिडरिंग दिस, बी इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 105th क्वेश्चन के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग सेन रूलर्स ऑफ बंगाल। तो क्रोनोलॉजी में आपको यहां पे बताना है। हेमंत सेन की बात करें तो हेमंत सेन 1095 एडी के अंदर वहां पे राजा थे। विजय सेन की बात करें तो विजय सेन 196 से लेके आप बोल सकते हो 1159 तक वहां पे इन्होंने राज संभाला। 1159, क्लियर, 1096 से इधर तक। अच्छा, बलाल सेन की बात करें तो ये आपके 1159 से 1179, हाँ जी 1179, 1179 तक ये राजा रहे। बलाल सेन, अगर हम इनकी बात करें तो, अच्छा ये बलाल सेन
बलाल सेन का है ये, ठीक है, बलाल सेन इतने रहे। तो लक्ष्मण सेन की बात करें तो लक्ष्मण सेन सबसे एंड में आते हैं, जो 1179 से लेके आगे तक जो है वो राज करते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनेगा वो हमें सबसे पहले जो हुए वो हेमंत सेन हुए, सो 3 आप बोलेंगे। फिर उनके बाद हुए विजय सेन 3 4, फिर हुए आपके यहाँ पे बलाल सेन और सबसे एंड में लक्ष्मण सेन। सो 3 4 1 2 सी इज द राइट आंसर। तो ये क्रोनोलॉजी है पूरी की पूरी। अच्छा, आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हमारे टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा, आपको डिटेल्ड पूरा आपका मिलेगा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। आप जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही जिसके पर लिंक है, आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी हम जो है वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बैरम खान। ओके, अब देखिए इनको खाने खाना की उपाधि तो अकबर जी ने दी थी। अकबर ने दी थी कब? जब अकबर राजा बना था। क्लियर? व्हेन अकबर बिकेम किंग, खुद के राजा बनने पर अकबर ने जो है इनको खाने खाना की उपाधि दी। कहा कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है मुगल एम्पायर के अंदर, इसलिए जाइए आपको खाने खाना बना देते हैं, किंग ऑफ द किंग कि हम जो है टाइटल दे देते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि दिस टाइटल वाज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरन खान एज वजीर। नहीं, मैंने बताया तो ये अकबर जब खुद राजा बन रहे थे तब दी थी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहां पे बोला है कि नॉट गिवन। तो आप देखेंगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही नजर आ जाएंगे। सी आपका आंसर, सॉरी बी, बोथ 1 and 2 दे आर करेक्ट। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि पेशवाज को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। ओके, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ थे फर्स्ट पेशवा, ठीक। बालाजी बाजीराव ये हुए सेकंड पेशवा। नारायण राव, नारायण राव हुए थर्ड पेशवा। ओके, और रघुनाथ राव वो हुए फोर्थ इस लिंक के हिसाब से। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1 ये क्रोनोलॉजी जो है हमें मालूम होनी चाहिए। चलेंगे अगले सवाल पे। 108 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग करना है। ये ऑथर्स हैं और इन्होंने जो है ये अपने रचनाएं हैं इनकी। देवदान भट्ट की बात करें तो ही इज एसोसिएटेड विद स्मृति चंद्रिका, ठीक। सो ये ए से 4 जुड़ गया, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये सवाल करना कितना आसान है। चारों ऑप्शन में देखिए ए के साथ 4 एक में ही आ रहा है, बस सी ही इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी आगे देखेंगे, हिमाद्री जो है वो चतुर्वर्ग चिंतामणि के साथ एसोसिएटेड थे, ठीक। बी सी, तो इधर बी का 3 आ रहा है, देखिए। अच्छा, माधवाचार्य की बात करें वो दान सागर के साथ एसोसिएटेड, माधवा सागर, माधवाचार्य दान सागर, ठीक है। सी के साथ 2 नहीं, सी के साथ 1 जा रहा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, दान सागर सी के साथ 1 एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है तो मतलब आपके पास चॉइस ही यही बचेगी, सी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इधर कुछ गड़बड़ हो गई है, ठीक है। नहीं, गड़बड़ नहीं है, ठीक है। बलाल देव, प्रभाकर महादेव, बलाल सेन, अच्छा ये जो है पीछे बलाल सेन इसके साथ डी के साथ 2 आना, डी के साथ 2 किसी ने दे नहीं रखा है इसके अंदर, तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है इधर, तो वेट करेंगे। लेकिन हम अगर सी और इसके हिसाब से देंगे तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर से निकाला जा सकता है इसका। तो आगे बढ़ते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, अदर इज रीजनिंग। ओके, तुर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वाज सक्सेसफुल, बोल सकते हो आप। आपके यहाँ पे गजनी, मोहम्मद गौरी वो इधर ही आए और लूटपाट के सब कुछ ले जाते थे, और दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करना एक तरीके से वो भी आप बोल सकते हो कि कामयाबी उन्होंने बरती, क्योंकि स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक और वो सब आ गए थे इनके बाद। सो देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यूनाइटेड थे ही ना, बिखरे हुए थे, राजपूत अलग लड़ते थे, बाकी राजा अलग लड़ा करते थे, यूनिफिकेशन नहीं था, इसीलिए कोई ज्वाइंट पावरफुल फोर्स आप उनको नहीं दे पाए, और वो एक तरीके से हम पे कब्जा उन्होंने कर लिया। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी कहीं ना कहीं वो सही नजर आ रहा है, ठीक। तो दिस इज व्हाट द पॉइंट इज। चलिए आगे चलेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अब पहली बात तो मालूम होनी चाहिए, ग्लोबल जो साउथ बोला जाता है वो डेवलपिंग नेशंस को बोला जाता है, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशंस को तो बोला ही नहीं जाता, इसलिए तो सीधा ही गलत हो गया।
अब इंडिया ने कह रहे हैं कि रिसेंटली कंक्लूड किया है सेकंड वॉइस ग्लोबल साउथ, बिल्कुल ये जो है करेक्ट है, ये हमने कंक्लूड किया है यहाँ पे 17 नवंबर को 2023 में हुआ है ये, ठीक है, और वर्चुअल फॉर्मेट में करवाया गया है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली जो है वो एक तरीके से करेक्ट है यहाँ पे। तो गोइंग बाय दिस डी आंसर होगा इसका। अब अगले सवाल को देखिए आप, 111th क्वेश्चन। अब देखिए ये एल्यूमिनियम प्लांट्स हैं और यहाँ पे पूछा है कि भी नॉट करेक्टली मैच्ड। अगर हम सिटीज की बात करें और आप शहरों का नाम जानते हैं तब भी आप कुछ जो है करेक्ट कर सकते हैं। बेलागावी बेलगांव का नाम जो है ये कर्नाटका के अंदर ही है, ये तो करेक्ट है। अच्छा, केरला की बात करें अलुपुरम, ये भी केरला के अंदर है। हीराकुद ओडिशा के अंदर है। अब मूरी की बात हो रही है, देखिए ये है झारखंड के अंदर, ठीक, ये झारखंड में पड़ता है इसलिए ये इनकरेक्ट है, लेकिन हमें तो पूछना इनकरेक्ट ही है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक। तो ये पूरी कहानी पता लग गई आपको। अब अगले सवाल पे चलेंगे, 112th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नेशनल पार्क स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच पूछा है उन्होंने। पाइन वैली जम्मू कश्मीर, कंफ्यूज नहीं होना, ये गलत है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। तो आपको शुरू से ही पता लग जाएगा ये नॉट करेक्टली मैच पूछा और ये हिमाचल के अंदर लोकेटेड है, इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। उत्तराखंड में राजा जी पड़ता है, सिमलीपाल ओडिशा में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, ये बाकी तीन जो है वो करेक्ट है। अगले सवाल के ऊपर चलेंगे यहाँ पे, 113th क्वेश्चन जो है हमारा। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। अब ये पहली है कि हिमालयाज जो है अभी भी राइज कर रहे हैं, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। बिल्कुल, वो दो आपस में टकरा रही हैं और हिमालयाज अभी भी ऊपर जा रहे हैं, यंग फोल्ड माउंटेन कहलाए जाते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एक तरीके से सही है और रिलेशनशिप भी सही एक तरीके से एस्टैब्लिश हो रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और एक्सप्लेनेशन भी सही है, बिल्कुल ठीक। तो डी इसका आंसर हो गया। चलिए अब 114th पे चलेंगे। तो ये कह रहे हैं कि यहां पे कोल रिजर्व्स हैं और सामने स्टेट्स दे रखे हैं और आपको थोड़ा अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए हुतर झारखंड के अंदर पड़ता है, बिल्कुल ये पॉइंट है। तो हुतर हमने ए के साथ जोड़ दिया 4। अच्छा, इब रिवर की बात करें तो ये पड़ेगी आपकी ओडिशा के अंदर, ठीक है। तत्तापानी रामकोला ये है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये जुड़ गए यहां पे। उमरिया जो है दैट इज इन मध्य प्रदेश, ठीक। तो इस हिसाब से जोड़ेंगे, ए के साथ जुड़ा 4, ए के साथ 4 जोड़ दिया, बी के साथ आपने उड़ीसा जोड़ दिया 3 जोड़ दिया, ठीक। बी के साथ 3 जोड़ेंगे, इधर पड़ रहा है डी में, तो ये आपका आंसर है। देखिए ठीक, इस तरीके से हमें करना होता है। डी आपका आंसर होगा। ये पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। आगे देखेंगे 115वें सवाल के ऊपर, और सवाल ये कह रहा है कि दो लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 1 लिस्ट 2, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, क्वाजी फेडरलिज्म, फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। और अब ये बोला कि इसके साथ बताइए कि इन्होंने किसने इसके बारे में बातचीत की है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में हमारे यहाँ पे पहली चीज ऑस्टिन साहब ने बिल्कुल ये चीज बताई यहाँ पे। उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ही बताया है, ये बात बिल्कुल सही है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो हम इनको सीधा जोड़ देंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ, ए के साथ 4 जुड़ जाएगा। देखिए वैसे तो ए के साथ 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, सीधा ही आंसर निकल जाना चाहिए। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जॉन ने बात बोली है कि हमारे यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ओके, बी के साथ सी, तो बी के साथ 3 जुड़ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि आप सीधा इसके साथ लिंक अप कर सकते हैं वैसे, ठीक है। क्वाजी फेडरलिज्म से रिलेटेड जानकारी हमारे यहाँ पे केसी वेयर साहब ने दी है, और आपके यहाँ पे जो आइवर जेनिंग थे उन्होंने इंडिया के बारे में बताया कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे रहती है। तो ये जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल इन 3 टियर पंचायती राज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। अब देखो सीधी कहानी आपको न्याय पंचायत पे चली जानी चाहिए। तो ग्राम पंचायत बोला, पंचायत समिति बोला, जिला परिषद, जिला पंचायत बोला, लेकिन ये न्याय पंचायत की बात इन्होंने नहीं की है। क्लियर, न्याय पंचायत मतलब जुडिशियल बॉडीज की बात हो रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं 117 क्वेश्चन पे। अब लोकपाल लोकायुक्त अपॉइंटमेंट रिलेटेड बात है, और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के अलावा और कौन कौन उस कमेटी में होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैच आपको समझना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे या सुप्रीम कोर्ट जज कोई भी होंगे वो होंगे, लीडर ऑफ लोकसभा भी होते हैं इसके अंदर। कौन नहीं होते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए, वो नहीं आते इसके अंदर। क्लियर, तो ये पॉइंट हमें समझना होगा, ये आपका इनकरेक्ट पॉइंट हो गया है।
2 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो इधर से 2 किस किस में नहीं है, ये भी 2 तो आंसर हो नहीं सकता ना, तो बी गया, डी गया, ए गया, बचेगा आपके पास एक ऑप्शन, सी इसका सही आंसर है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। 118th क्वेश्चन, अमेंडमेंट की जानकारी और सामने है साल। तो 42nd अमेंडमेंट हमें सबको पता है 1976 के अंदर ये हुई थी, और ए के साथ 3 जुड़ रहा है। वैसे तो ये आंसर करना बहुत आसान है, ए के साथ 3 सिर्फ एक में ही आ रहा है, तो ये जग जाहिर है, इसको आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये आपके यहाँ पे 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय, इन्होंने किया था ये। ठीक है, 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था। ठीक है, और 96th अमेंडमेंट 2001 में हुआ था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, अगले सवाल पे कहिएंगे, 119वां सवाल है। अब ये कह रहे हैं कि नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कन्क्लेव, ये कहाँ पे हुई थी? ये तो काठमांडू में हुई थी, दिल्ली में तो हुई ही नहीं थी, काठमांडू में ऑर्गेनाइज हुई थी, तो ये गलत हो गया। 3 डे कन्क्लेव था, ऑर्गेनाइज किन्होंने किया था? नीति अनुसंधान प्रस्थान, बिल्कुल इन्होंने ही किया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे 120th क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब ये कह रहे हैं कि ये इंडिया और जापान की पार्टनरशिप है, मून पे हम लोग मिशन भेजेंगे, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है ये। फिर कह रहा है कि जैक्सा जो जापानीज स्पेस एजेंसी है, वो क्या बनाएगी? वो लैंडर बनाएगी और इंडिया वाले बनाएंगे रोवर बनाएंगे। नहीं, इंडिया वाले बना रहे हैं लैंडर। ठीक, इसरो जो है वो बना रहा है लैंडर और जैक्सा बना रही है रोवर, तो ये पॉइंट ऑपोजिट है, तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो गया है। ओनली 1 इसका सही आंसर है और यही हमें करना है। आगे देखिए, विद रेफरेंस टू गाइडलाइंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट मतलब बच्चों को मार पड़ती है स्कूल के अंदर, उसको हटाने को लेके कौन से स्टेट ने एक्टिविटी की है? तो तमिलनाडु ने किया है ये। ठीक, अच्छा, ये गाइडलाइंस वहां पे आ गई हैं, 26 अप्रैल 2024 से ये गाइडलाइन इशू हो गई थी, और ये पॉइंट है यहाँ पे। अब ये गाइडलाइन किस पे फोकस करती है? बच्चे की मेंटल और फिजिकल वेलबींग के ऊपर, बिल्कुल। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्लास के अंदर किसी को मारना, टीचर पीटता है, तो उससे बच्चा कुछ सीखता नहीं है। और वैसे भी ये डिबेट चल रही है, कई लोग कहते हैं कि जैसे भाई मार पड़ती है तो होता क्या है, जैसे कुम्हार जो है घड़े को पीट पीट के शेप देता है, वैसे ही हम बच्चे को पीट पीट के शेप देते हैं। तो जरूरी नहीं है, पीटने की जरूरत नहीं है, कुम्हार मत बनिए, आप फूल दीजिए, समझाइए, उससे भी बात समझ में आती है। तो उसको समझते हुए जो है ये गाइडलाइन अब आई है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इसके अंदर करेक्ट है, सी इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे चलेंगे, 122nd क्वेश्चन जो है हमारा, तो ये बात कर रहा है FLY91। अब देखिए, ये नई एयरलाइन लॉन्च हुई है इंडिया के अंदर, और इन्होंने अपनी फ्लाइट भी कहां से भरी थी? गोवा से, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ही भरी थी, मनोहर पारिकर साहब के नाम पे। तारीख गलत हो गई यहां पे, 18 मार्च को नहीं उड़ी ये फ्लाइट, 14 मार्च को उड़ी थी ये फ्लाइट। ठीक, तारीख बदल दीजिए तो ये सही हो जाता, लेकिन 18 की जगह 14 कर देते तो ठीक होता, लेकिन 18 है इसलिए गलत हो गया है। तो आपके यहां पे डी इसका सही आंसर है, पहली स्टेटमेंट सही है ये। तो इंडियन एयरलाइन सेक्टर वैसे ही काफ़ी जो है कॉम्पिटिटिव है, और बहुत कम यहाँ पे स्पेस होता है, पैसा बनाने के लिए लोगों को काफ़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, ऐसे वो हर सेक्टर के अंदर है। द ओनली वेन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, तो ये कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजन रिच? वो है पल्मोनरी वेन। बाकी जो है सिस्टिक वेन ये गाल ब्लैडर में होती है, हेप्टिक पोर्टल वेन ये लीवर के अंदर है, कार्डियक वेन ये आपके राइट आर्टियम में है हार्ट के, ये सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। पल्मोनरी आपके यहां पे एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, तो ये जानकारी मिल गई हमें। चलिए आगे चलते हैं 124वें सवाल पे। अब ये कह रहे हैं कि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद डायबिटीज, डायबिटीज किसके साथ एसोसिएटेड है? तो देखिए, ये होता है पेनक्रियाज के चक्कर में। ठीक, तो पेनक्रियाज क्या ऐसा करता है? पेनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, और बॉडी में जब इंसुलिन निकलना बंद हो जाए तब हमें शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, बॉडी का शुगर बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब गाल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। किडनी जो है वो एक तरीके से आपके प्राइमरी ऑर्गन है आपकी बॉडी का। लिवर थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है किसमें? ग्लूकोज को मैनेज करने में, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में
लीवर का भी रोल होता है, लेकिन डायबिटिक प्राइमरीली पेनक्रियाज खराब हो जाए तो उस वजह से आपको होता है नुकसान। अगले सवाल पे चलिए, द रिसेंट ग्लोबल पॉज ड्यूरिंग द कोविड-19 किसकी वजह से हुआ था? देखो ये H5N1 आजकल न्यूज में चल रहा है, बर्ड फ्लू है ये। H1N1 स्वाइन फ्लू होता है, ठीक है। SARS-CoV-1 पुराना वायरस है वो, SARS-CoV-2 था ये, SARS-CoV-1 2002 में हुआ था। तो कोविड वाला जिसने हमारी जिंदगी बदली वो था डी, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2। तो ये पूरी कहानी है। अच्छा, MERS-CoV-2 ये आपका मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस था, ये 2012 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो आपकी और हमारी जिंदगी बदलने वाला कोविड वो SARS-CoV-2 था। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, एक तरीके से कोलोइडल सोल्यूशन की तरह होता है, पानी के अंदर फैट घुला हुआ होता है। मिल्क को जो घुमाएंगे आप तो अलग किया जा सकता है वो, ठीक है। तो ये इमल्शन की तरह है, कोलोइड की तरह काम करता है। फैट्स जो है वो पानी में डिस्पर्स्ड होते हैं। दिस इज द जानकारी। आगे चलते हैं, यहाँ पे 126वां सवाल था ये। 127 बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है बाइकार्बोनेट, बाय यहां पे लग गया, समझ लीजिए वहां हो गया हाइड्रोजन। तो अब यहां पे ऑप्शन में डाल दो, एक ही है तो हाइड्रोजन वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो वहां से निकाल सकते हैं हम इसका आंसर। और सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा होता है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट अलग होता है, पोटेशियम के और एन का तो समझ में आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स को पता होता है। चलिए आगे चलते हैं। सीपीआर दिया जाता है, जो लोग एकदम किसी की हेल्थ खराब हो जाए, मरने वाला हो, सांस ना आ रहा हो, तो सीपीआर देते हैं, आपने सुना होगा। अब सीपीआर है क्या? ये है कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक। और इसकी बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती है पुलिस महकमे में जो लोग हैं, या डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ, डिजास्टर मैनेजमेंट, उनको इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है सीपीआर की, ठीक है जी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तो a bus cover first half of certain distance with the speed 5 v1, सेकेंड हाफ में जाती है वो v2 से। अब ये पूछ रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही उन्होंने पूछा है, 2v1 into v2 by v1 plus v2। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग। ए इसका आंसर हो गया, ठीक, सीधा साधा सवाल, कोई घुमाव नहीं। आगे देखिए, बर्ड्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ये टेरेस्ट्रियल इनहेबिटेंट्स बोलते हैं इनको, जमीन पे रहने वाले हैं, ठीक है। एक्वेटिक हो गए पानी वाले, और जो आपके यहाँ पे अबायोटिक हो गए, मतलब नॉन लिविंग, बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक। तो ये पूरा पता लग गया हमें। 130वां सवाल था ये। अच्छा, ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स द हेड, वो कौन सा ज्वाइंट होता है? अब देखो, हमारी गर्दन ऐसे से जा सकती है और एक्सिस के राउंड ही मूव करती है, ठीक है। तो दैट इज योर पिवटल ज्वाइंट, वो हमें पता लग गया। और उसके अलावा जो बाकी ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट होते हैं, वो हमारे थंब में होता है, थंब 2 डायरेक्शन में जाएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आपके शोल्डर में होगा, हिप में होगा, जो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल मूव करती है। हिंज ज्वाइंट जो है वो आपके एल्बो और नी में होता है, ठीक है। तो ये ब्रॉडर पिक्चर है जो हमें मालूम होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं, 132nd सवाल। अब ये कह रहे हैं कि द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमंग दीज इज, तो पैथोजेंस बोलते हैं उनको, ठीक, जिनकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, दे आर नोन एज पैथोजन। अब ये बड़ी फैमिली है, इसके अंदर बाकी जो है ये सब ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ब्रॉडर फैमिली है, किसी से भी आपको बीमारी हो सकती है। हु अमंग द फॉलोइंग वोन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ये आपके सामने अनुसुया सेन गुप्ता जी है, उनकी फोटो है, ओके। तो शी वॉन इट, ठीक ठीक। तो अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी ऑफ केन्स के अंदर इनको ये मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस। चलिए आगे, 134th में रुद्रम 2 की बात हो रही है। हमने रुद्रम 2 की टेस्टिंग की थी। सो पहली चीज ये बोल रहे हैं कि भाई क्या ये एयर टू एयर मिसाइल है? ये इनकरेक्ट है, ये एयर टू लैंड मिसाइल है। जमीन पे लगे रडार सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए इस रुद्रम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो ये चीज हो गई, एयर टू लैंड है, ये पहली चीज ही इनकरेक्ट हो गई। फिर कह रहे हैं कि इट वाज टेस्टेड इन राजस्थान, ये भी गलत है, उड़ीसा के अंदर टेस्टिंग की थी। सुखोई लेके हमारे जो है पायलट्स उड़े थे और उन्होंने इसकी टेस्टिंग की थी उड़ीसा के अंदर, ठीक। तो ये पॉइंट दोनों के दोनों एक तरीके से गलत हो जाते हैं। एक, ये एयर टू सरफेस है, रडार सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ए इसका सही आंसर हो गया है, ठीक है जी। और आगे चलते हैं यहाँ पे 135th क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ पे न्यूली इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट्स और सामने कंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे
निषेधा की बात हो रही है, ये लिथुआनिया के अंदर हुए हैं। तो ए के साथ 3 आ गया। अब देखिए ए के साथ 3 2 में है, ये ए और डी में, ठीक। फिर बात है लुंगकोंग, ये वियतनाम में आए हैं, तो बी के साथ बी के साथ 2 रहा है, बी के साथ 2, बी के साथ 2, ए के साथ 3 आ रहा था, बी के साथ 2 आ रहा था। वैसे तो आंसर यहीं से पता लग जाना चाहिए हमें कि होगा। और सोमडे आयरलैंड में आ गए हैं और गैब्रियल कैरिजो पनामा के अंदर, ठीक है। तो ये लीडर्स ऐसे हैं, हमारा आंसर वो हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। 136 पे चलते हैं। तो R21 मैट्रिक्स एम की बात हो रही है। अब ये देखिए हमारी मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ऑक्सफोर्ड जो है उन्होंने इसको डेवलप किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट है ये डेवलप्ड, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया के साथ एसोसिएटेड। चलिए 137th क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे और कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, और उसके बाद उनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। ओके, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। आगे मंथ में 4 में डाल रहा हूं। वर्ल्ड थायराइड डे की बात करें तो वर्ल्ड थायराइड डे आपका 25 मई को है, यह है 25 मई, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 तारीख मई के महीने की। तो सबसे पहले तो हेरिटेज डे ही सेलिब्रेट करते हैं, वो आ रहा है आपका अप्रैल के अंदर। फिर उसके बाद वैसे तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर मतलब ये ए ही है, A4 इसी से ही हो जाएगा। अगर आपको ये पूरा एक मालूम है ना, उसी से आप इसको कर सकते हो। तो एक ही ऑप्शन होगा 1 से स्टार्ट होने वाला, वहीं से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने डिटेलिंग आपको दे दी है पूरी। 138 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ये कुछ एक पर्सन है, उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो गोपी ठोकुरा, तो ये एसोसिएटेड थे फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट, ठीक। तो ही वाज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट। ए के साथ सी जुड़ गया, ए के साथ 3 जुड़ गया। दीपा कामकर, फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू विन गोल्ड एट एशियन चैंपियनशिप, बिल्कुल बी के साथ 1 जुड़ रहा है, सही है ये, ठीक है। और अरोह प्रजात्या की बात करें तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल हैं जो कि नासा साइंटिस्ट हैं, हु लेड द टीम टू स्टडी सोलर इक्लिप्टिक इम्पैक्ट ऑन आइनोस्फेयर, ये इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। देव पटेल ब्रिटिश एक्टर जिन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है, तो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक। इस हिसाब से इसका आंसर मुझे निकालना हो तो डी के साथ 4 जुड़ रहा है, ठीक है, और डी के साथ 4 इधर भी आ रहा है, लेकिन ए के साथ आ रहा था सी, ए के साथ 3 इधर आ रहा था, ठीक है, इधर भी आ रहा था। दीपा के साथ ए, बी के साथ 1, सो बी के साथ 1, ए के साथ 3, बी के साथ 1, तो दैट दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ए इसका सही आंसर होगा, वही जो है आपका सिस्टम मैच करता है यहाँ पे। चलिए 139th पे चलते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। So assertion है during 2023-24 Singapore emerged as the largest source of FDI in India। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ऐसा हुआ था। रीजन क्या है? इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी अमेंडमेंट हैज ब्रॉट मेजर शिफ्ट इन कंट्रीज एज मेजर सोर्स ऑफ FDI टू इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उससे पहले मॉरिशस से आता था, लेकिन हमने चीजों को रिवाइज किया है। अब एक तरीके से नया डाटा आया है जिसके थ्रू हमें पता लगता है सिंगापुर से जो है हमारे यहाँ पे मैक्सिमम FDI आ रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट, रीजन भी मतलब करेक्ट है उसका। विद रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। और पहले कह रहे हैं कि इट इज फर्स्ट ऑफ ए काइंड। भाई ये तो इससे पहले बहुत कुछ ऐसे कर चुके हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड पार्टनरशिप तो पता नहीं कितने कंट्रीज के साथ है हमारी। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ होना एक तरीके से नई बात क्या थी, क्योंकि थोड़ा डेवलप्ड नेशन के साथ आप इस टाइप की चीज कर रहे हैं, वो नई चीज थी और उसका बेनिफिट हमें बाकी जगहों पे होगा। स्पेसिफिकली यूरोपियन यूनियन के साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं उसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर, इन दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील भरतवाल। अब देखिए सुनील भरतवाल उस समय हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी थे ही नहीं, तो एक तरीके से गलत हो गया ये, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। एक तरीके से पीयूष गोयल साहब आए थे और उस समय जो है BVR सुब्रमण्यम वो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हुआ करते थे। वो सुब्रमण्यम साहब रिटायर हुए, फिर जो है आपके यहाँ पे सुनील भरतवाल साहब आए थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाते हैं,
ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। 141 पे चलते हैं, 141वां सवाल। तो ये कह रहे हैं कि ये लिस्ट 1 लिस्ट 2, अब कह रहे हैं कि करेक्टली मैच्ड कौन सी है। तो इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है। देखिए ये शेड्यूल कब थी, 19 से लेके 27 फरवरी 2024 में हुई थी ये। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है ये। तो दस्तक की बात हो रही है। अच्छा, शक्ति की बात करें तो दस्तलिक हो गई। शक्ति इंडिया और फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये शक्ति कब आपने करवाई है, ये मई के महीने में हुई है, 2024 मई। ठीक, तो ये इधर हो गई 13 से लेकर 26 मई, तो ये शक्ति हो गई। फिर हार्बर फेज ऑफ इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज, टाइगर ट्रायम्फ भी बोल सकते हो आप इसे, तो ये हुई आपके अप्रैल के अंदर, 15 से 28 अप्रैल। तो ये तब होती है। मिलन की बात करें तो वो मार्च में कंक्लूड की थी। तो एक तरीके से इसका सही पॉइंट क्या हुआ, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। ठीक है, इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, तो डेट्स इसको एक बार देखनी पड़ेंगी। चलिए, इसके अंदर डेट्स का कुछ है। आगे चलते हैं, शाक्सगाम वैली की बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दिस वैली इज अ स्ट्रेटेजिक की रीजन दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। देखिए पहले हुआ करता था, फिर 1960 के अंदर शाक्सगाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को एज अ गिफ्ट कर दिया था। तो पहली स्टेटमेंट ये करेक्ट बोल रहे हैं, इट वॉज सीडी टू चाइना, 1963 में दिया होगा, बट इन्होंने गिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो इंडिया हैज़ लॉन्च प्रोटेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि चाइना वहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा, तो हम इसको अपने देश का हिस्सा मानते हैं। सो वी हैव लॉन्च प्रोटेस्ट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि हम शाक्सगाम वैली को भी इंडिया का पार्ट मानते हैं, तो इसलिए हम इसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ही हिस्सा बताते हैं। तो विद रेफरेंस टू 7th इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इन दिस मीटिंग इंडोनेशिया एग्रीड टू एनहांस कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस मीटिंग वाज हेल्ड एट जकार्ता। अब देखिए जकार्ता में ये नहीं हुई, ये एक तरीके से न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, 3 मई को हुई थी ये। ठीक है, तो हेल्ड इन न्यू दिल्ली, एक तरीके से ये जकार्ता में नहीं हुई, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो ओनली 1 डी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे 144 के ऊपर। तो FWD 200B, तो क्या ये फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपको मालूम होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, फर्स्ट इंडिजिनस बॉम्बर एक तरीके से आप बोल सकते हो। और यूक्रेन रशिया वॉर में इस टाइप के ड्रोन्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 100 kgs, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो एक तरीके से सही हैं, एंड आंसर टू दिस इज सी। ठीक, अगले एक सवाल पे चलते हैं, 145th, तो उस पे चलेंगे। ओके, सो मैच द फॉलोइंग की बात है, यहाँ पे नेम ऑफ द सिटी है और प्लानिंग वहाँ पे कब कैसे हुई। कांचीपुरम की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये तो बहुत पुराना शहर है आपका, ठीक है ना, एंशिएंट पीरियड के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, तो इसको तो आप सीधा इधर ले जाइए बेशक। तो भिलाई की बात करें, भिलाई जो है एक तरीके से एक लेटेस्ट है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में इसको डेवलप किया गया है। ठीक, इंडस्ट्रियल सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया था। और कोडाई कैनाल की कहानी जो है एक तरीके से ब्रिटिश टाइम की है, तो ये ब्रिटिश टाइम पे डेवलप किया गया था। मौसम बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। जैसलमेर मिडेवल पीरियड का है यहाँ पे। ठीक, तो उस टाइप के आपको किले वगैरह जैसलमेर में, फोर्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके के इतिहास के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, इस हिसाब से इसका सही आंसर निकालेंगे तो ए के साथ 4 वैसे तो एक में ही आ रहा है। ठीक, बी के साथ 3 आ रहा है इधर, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं से आप निकाल सकते हो, कांचीपुरम से याद आ जाएगा, बहुत पुराना शहर है ये। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं, 146। सो फेमस लोकल स्टॉर्म, और बताया रहे, पूछ रहे हैं कि कहाँ पे होता है ये। ठीक, लू के बारे में हमें पता होता है भाई, ये तो उत्तर भारत की देन है, तो डी के साथ 1 आप जोड़ सकते हो।
ठीक है, अब देखो वैसे तो इसको करना कितना आसान है, अगर आपको इतना मालूम है लू जो है हम सब इसको भुगतते हैं, तो सीधा यहीं से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, डी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें डी के साथ एक जुड़ रहा है। ठीक, फिर भी हम पूरी जानकारी लेके चलते हैं। मैंगो शार्स की बात करें तो ये आपके कर्नाटका के अंदर होते हैं, वहां कोस्टल एरिया के अंदर आम पक जाते हैं। ठीक है, तो ये उधर के साथ एसोसिएटेड है। फिर आप ब्लॉसम शावर की बात करें तो ये केरल के साथ एसोसिएटेड होंगे, और नॉर्वेस्टर्स आपके वेस्ट बंगाल के साथ एसोसिएटेड हैं। ठीक है, काल बैसाखी भी बोल देते हैं इसको। तो ये टर्म्स हैं, वहां की लोकल टर्म्स हैं। वैसे मैंने बताया था आपको, इसी से ही कर सकते हो बेशक आप, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आगे चलते हैं 147th। अब पूछा है नोट करेक्टली मैच, ये कैपिटल है और ये है उनके शहर। ठीक, चलिए नोट करेक्टली मैच पूछ लिया इन्होंने। तो खार्तूम इथोपिया, बिल्कुल वहां एक तरीके से गलत है, इथोपिया की एडिस अबाबा है। ठीक, तो ये इस तरीके से मालूम होनी चाहिए। खार्तूम की बात करें, खार्तूम इज द कैपिटल ऑफ सूडान, ये सूडान के साथ एसोसिएटेड। तो पहले में ही हमारे यहां पे जैकपॉट लग गया आपका। ठीक है, बाकी जो तीन है वो बिल्कुल करेक्ट है यहां पे। तो 148 पे चलते हैं। डेक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि नोट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, अब यहां पे बात हो रही है इंटरट्रैपन बेड्स। ओके, तो फॉसिल ऑफ सी प्लांट्स एंड एनिमल्स बोलते हैं, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डेप्थ ऑफ मिडल ट्रैप की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, डेप्थ ऑफ मिडल ट्रैप 120 मीटर्स अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा इतना डीप नहीं जाता, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है आप बोल सकते हो कि गलत है। ठीक, वैसे तो पैसे हमें करेक्टली वाले से ही पता लग गया, लेकिन पूछा इन्होंने नोट करेक्टली है, तो ये एक तरीके से ये हो जाएगा उसका आंसर। बाकी जो है वो आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट, इसी से ही आप निकाल सकते हो। इतना 1200 मीटर्स तक नहीं जाता है। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सही है बिल्कुल एकदम, नोट पूछा है ना। चलिए अगले सवाल पे 149th। तो जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। भाई आप समझिए इस चीज को। ओके, दे आर नॉट ईस्टर्ली, ये गलत है उस समय, ये वेस्टर्ली विंड्स है। ये तो मतलब अगर आप लॉजिक लगा लोगे उससे भी हो जाएगा ये, तो ये वेस्टर्ली है। ठीक है, यही गलत है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर पर आवर। ओके, इतनी स्पीड ये रहती है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है, तो रीजन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीज हैं, ये माउंटेन्स हैं, तो बोल रहे हैं कि इनको मैच करना है यहाँ पे। तो हमने अलग अलग मैप्स ले लिए, सीधा सीधा मैच करते रहिए यहाँ पे। तो फ्रांस के साथ आपको सीधा एल्प्स मैच होते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक, फिर आप ढूंढेंगे स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड कहाँ पे, ये है स्विट्ज़रलैंड के साथ। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड के साथ भी ये मैच हो रहे हैं। ठीक है, इटली के साथ, दिस इज इटली, इटली के साथ दिस माउंटेन रेंज इज देयर, तो डी इज गेटिंग मैच्ड विद एपने माउंटेन। ओके, और फिर अच्छा, अब एक इसके अंदर आपको जोड़ना होगा। देखिए फ्रांस के साथ ये भी एसोसिएट हो रहा है, तो बिकॉज ये बॉर्डर बना रहा है एक तरीके से स्पेन और फ्रांस के बीच में। ओके, सो दिस इज देयर स्पेन फ्रांस बॉर्डर। हम ये देखिए ये रहा, तो ये हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, एल्प्स, फिर इसका मतलब स्विट्ज़रलैंड के पास कंप्लीटली आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं। ओके, और हाँ वैसे भी फ्रांस के साथ एल्प्स जाना ठीक नहीं है ना, ये तो इधर ही है। ठीक है, तो मैपिंग में थोड़ा टेढ़ा हो गया है सिस्टम। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। बुल्गारिया बाल्कन स्टेट है बिल्कुल, ये तो आप वैसे ही इसको एसोसिएट कर सकते हैं। सो कंसिडरिंग दिस, स्पेन फ्रांस के बीच की बाउंड्री आप बनाएंगे पायरनीज से। सो ए के साथ 3 जुड़ रहा है, अब 2 ऑप्शन में है। ठीक है, बी के ऊपर हम जाएंगे नहीं, स्विट्जरलैंड एल्प्स के साथ। सी की बात करें बुल्गारिया बाल्कन, तो सी के साथ 4 इसमें आ रहा है, ए इसका सही आंसर है। तो ये था हमारा पार्ट 3 आपके यूपी पीसीएस 2024 का। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा और भी वैल्यूएबल कंटेंट जो कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। अब हम अगला पार्ट ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।